हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप जैसा कि मेरे चैनल का ये टाइटल देख के समझ ही होंगे कि आज हम अपनी सीरीज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैनल के ऊपर, वो इनविंसिबल आयरन मैन की होने वाली है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने आज से पहले अपनी पूरी की पूरी मार्वल टाइमलाइन के अंदर आयरन मैन की सोलो सीरीज को कभी भी चैनल के ऊपर शेयर नहीं करा जब तक कि डार्क रेन की इवेंट नहीं आ गई थे, क्योंकि उससे पहले आयरन मैन की स्टोरीज मुझे कुछ इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी और ना ही मैं उनको पर्सनली पढ़ा भी करता था। लेकिन डार्क रेन के अंदर हमने जो आयरन मैन की स्टोरी को देखा था, मेरी नजर में वो वन ऑफ द बेस्ट रिटन स्टोरीज थी आयरन मैन की, जो कि आयरन मैन मोस्ट वांटेड के नाम से थी। जिसके अंदर हमने देखा था कि बेसिकली जैसा कि नॉर्मन ऑसबॉर्न हर चीज के ऊपर अपना कब्जा कर चुका था, तो बेसिकली उसने टोनी स्टार्क को जो है दुनिया का गद्दार बना दिया था कि उसकी वजह से स्क्रल्स जो थे वो हमारी इस यूएसए के अंदर आए और उन्होंने इन्वेजन शुरू करी। क्योंकि बेसिकली उस वक्त टोनी स्टार्क जो वो निक फ्यूरी की जगह हुआ करता था, वो सिक्योरिटी का हेड हुआ करता था और उसके होते हुए ही स्क्रल इन्वेजन हुई थी। तो इस बात का फायदा उठाते हुए नॉर्मन ऑसबॉर्न ने टोनी स्टार्क को बहुत बदनाम करा, उसके खिलाफ इल्जामात लगाए और उसको एक भगोड़ा बना दिया था और उसकी सारी की सारी टेक्नोलॉजी, उसके सारे के सारे आर्मर्स पे कब्जा करके अपनी पूरी की पूरी हैमर एजेंसी को खड़ा कर दिया था। तो उसके बाद से हमने देखा था कि किस तरह टोनी स्टार्क भागता फिर रहा था दुनिया भर के अंदर, और क्योंकि उसके दिमाग के अंदर वो डेटा सारा का सारा मौजूद था जिसके अंदर सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट की सारी की सारी आइडेंटिटीज मौजूद थी, जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न टोनी के दिमाग से निकालना चाहता था। लेकिन टोनी ने बताया कि किस तरीके से उसने दिमाग को अपनी एक हार्ड ड्राइव के अंदर बदल दिया है और अब वो इस पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करके डिलीट करने वाला है। तो पिछला जो हमारा स्टोरी आर्क निकला था जिसके अंदर हमने स्टार्क डिसअसेंबल्ड देखा था, उसके अंदर हमने यही देखा कि किस तरीके से टोनी स्टार्क की सारी याददाश्त जा चुकी है। उसको कुछ चीजें याद है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें अपनी जिंदगी के हिस्से वो उसको याद नहीं है। और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से टोनी स्टार्क एक तरह से दोबारा से रीबॉर्न हो चुका है, जिसके पास अपनी इंटेलिजेंट, अपना पूरा का पूरा पैशन, वो सारा का सारा एटीट्यूड तो मौजूद है, लेकिन अपने पास की कुछ वो मेमोरीज मौजूद नहीं है जो कि उसकी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि टोनी स्टार्क का हमें एक नया रूप नजर आने वाला है, और सिर्फ टोनी स्टार्क का नहीं बल्कि उसके साथ पूरी की पूरी स्टार्क इंडस्ट्रीज का भी। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा स्टोरी आर्क है, ये 9 इश्यूज के अंदर है, यानी कि काफी बड़ा स्टोरी आर्क है और काफी ज्यादा डिटेल और एंटरटेनमेंट से भरा पड़ा है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, तो अगर आप चाहते हैं कि स्पीड टाइगर का चैनल कंटिन्यू रहे और मैं इसी तरह कॉमिक बुक वीडियोस को अपलोड करता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी और बात के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेंटलमैन, ये जहां चाहे वो जा सकते हैं और ये इस वक्त वहां जा रहे हैं जहां पे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इन सबको असेंबल करने के लिए तकरीबन 2.5 लाख यूरोस का खर्चा हो चुका है सिर्फ इन 5 बंदों के ऊपर, जो कि ये बिल्कुल स्ट्रेंजर्स है और दुनिया के अलग अलग कोनों से उनको उठा के यहाँ पे लाया गया है। इनको एक खास करके पर्टिकुलर कार के अंदर बिठाया गया है, खास कर पर्टिकुलर रोड के ऊपर ले जाया गया है और एक पाइपलाइन के छोटे से हिस्से के पास ले जाया गया है। ये मैन ऐसे हैं जिन्होंने एक दूसरे को इससे पहले कभी नहीं देखा और हो सकता है कि आज के मिशन के बाद वो दोबारा कभी देखे भी ना, लेकिन इस टीम का हर एक आदमी जो है वो हर एक स्पेसिफिक जॉब के लिए बनाया है और वो जॉब उनको तभी पता चलेगी जब वो लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। इनमें से कुछ की आइडियोलॉजीज जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा खिलाफ हैं, लेकिन उसके बारे में वो लोग कभी जानने नहीं वाले हैं। असल जो चीज इनको यहाँ पे एक करती वो ये है, इनका टारगेट एक है जिसको निपटाने के लिए यहाँ आए हैं। इनमें से हर एक आदमी जो अपने टास्क को बहुत अच्छे तरीके से करना जानता है, ब्रूटल इफिशिएंसी के साथ। और इस वक्त ये सारे के सारे लोग जो भी काम करने में लगे हुए हैं, इस वक्त इनको इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे बंदे की क्या आइडियोलॉजी है और क्या नहीं है। यहाँ पे जो चीज मैटर करती है वो ये करती है कि वो लोग आज यहाँ पे एक बॉम्ब को प्लांट करने के लिए आए हैं। हम लोग दुनिया भर में इतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं ताकि वॉर को रोका जा सके, लेकिन उससे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा होता है अलग अलग जगहों पे वॉर करवाने के लिए। ये सारे के सारे आदमी इतने ज्यादा खतरनाक है कि ये पूरी की पूरी कंट्री को जो है निकल सकते हैं। और बॉटम लाइन ये है कि इन जैसे लोगों को हायर करने के लिए आपके मिलियंस नहीं तो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो खर्च हो जाते हैं इस तरह के काम करवाने के लिए। इकोनॉमीज जो है उसके जरिए क्रैश हो सकती है, केओस जो है वो फैल सकती है। अगर इन चीजों को हमें रोकना है तो उसके लिए सिर्फ हमें एक ही चीज करनी पड़ेगी और इन मर्दों को एक ऐसी चीज का टेस्ट देना होगा जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं चखी होगी, और वो है डेट्रॉइट स्टील, 4.5 टन ऑफ जस्टिस एंड सेफ्टी मेड इन यूएसए। डेट्रॉइट स्टील जो है वो फ्यूचर प्राइवेट कॉर्पोरेशन सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल होने वाला है, जिसको अभी से हमने मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया और इस साल के आखिर में इसको हम मास प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। हम जो है यहाँ से बैठ के उस पूरे के पूरे आज चीज को कंट्रोल कर सकते हैं और दुनिया भर के उन हॉट जोन्स एरियाज के अंदर भेज सकते हैं जहां पे इस वक्त जंग चल रही है। लॉक्ड एंड लोडेड कटिंग एज वेलफेयर टेक्नोलॉजी, बोथ ऑफेंसिव, और अगर हॉट जोन्स के अंदर उनको डिप्लॉय किया जा रहा है तो वो डिफेंसिव भी हो सकती है, लेकिन वो डिफेंसिव तभी होगी जब उनको हमारे ऑर्डर्स मिलेंगे। और इन सारे के सारी चीजों को हमारी एक चीज और इनके ऊपर रखती है, वो ये है कि इसके अंदर हमने कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स रखे हैं जिसके जरिए चाहे कुछ भी हो जाए, ये कभी भी पूरा का पूरा आर्मर वहां पे बर्बाद नहीं होगा जंग के अंदर, चाहे वो कितनी भी खतरनाक किस्म की क्यों ना हो। तो इसलिए जो पैसा आपने लगाया, जो इन्वेस्टमेंट आपने इसके अंदर करी है, उसकी गारंटीड रिटर्न हम देते हैं। टोटल सिक्योरिटी, टोटल सेफ्टी, ब्रॉट यू बाय हैमर इंडस्ट्रीज। और ये हमारा सिक्योरिटी सॉल्यूशन है एक नई दुनिया के लिए, एक नई दुनिया को बेहतर बनाने के लिए।
तो हम देखते हैं कि बेसिकली अभी कुछ देर पहले जो हमें यहाँ पे एक पूरी जबरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन दी गई है, ये हैमर इंडस्ट्रीज की तरफ से दी गई है, जो कि अपना ही एक रोबोट आर्मर लेकर आए हैं जो कि दुनिया भर में जंगों को रोक सकता है, जो कि आप समझ सकते हैं कि आयरन मैन की कॉपी करके ही बनाया गया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे यूएसए के बड़े बड़े जर्नल्स जो हैं वो इस पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन को देख रहे होते हैं और उनके काफी अलग अलग सवालात होते हैं। तो वहीं से जो उनके हेड होते हैं वो बोलते हैं कि आखिरकार मैं इस बात को अभी तक समझने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारा मॉन्स्टर उन सारे के सारे दूसरे रोबोट से किस तरह से अलग है जिनके ऊपर हम पहले ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा चुके हैं, लेकिन वो कभी भी हमारे काबू में नहीं रह पाते और जंग के बीच या तो वो हमारे हाथ से निकल जाते हैं या वो धमाके के अंदर उड़ जाते हैं। तो क्या मिस हैमर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगी? तो वहीं से वो बोलती हैं क्यों ना आप उनसे खुद ही पूछ लें। तो वो मेजर बोलते हैं क्या मतलब, क्या ये रोबोट बात भी कर सकता है? और इसी तरह देखते हैं कि अगले पल डेट्रॉइट स्टील का वहां पे जो है आर्मर प्लेट हटती है और वो कहता है कि उसने कहा कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेफ्टिनेंट डॉग जॉनसन नंबर 3 USAF, पायलट ऑफ द डेट्रॉइट स्टील मार्क 1 एंड ट्रेनर ऑफ एवरी पायलट इन अवर स्टील क्रोप्स। हमारा इस पूरे के पूरे आर्मर को बनाने का जो मकसद है, जो इसको सब चीजों से अलग करता है, वो ये है कि हमारे हर एक मैकेनाइज्ड मिलिट्री आर्मर के अंदर एक ह्यूमन माइंड मौजूद है सर, जैसा कि आप इस वक्त मुझे देख ही रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो बताती है मिसेस हैमर कि किस तरीके से मेरी बेटी साशा ने एक जबरदस्त तरीके की ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी की रिसर्च को अपने हाथ में ले लिया है, जिसके जरिए वो मैन और मशीन के स्पाइनल हाइब्रिड के जरिए इस पूरे के पूरे आर्मर को कंट्रोल कर रही है। मतलब ये सिर्फ एक ऐसा रोबोट नहीं है जो कि बेजान है और ये जो है जिसको हम जो ऑर्डर दे रहे हैं वो करेगा, उसके आगे ये कुछ ज्यादा नहीं कर सकता है, लेकिन इस पूरे के पूरे रोबोट के अंदर एक आदमी मौजूद है जो कि अपने हिसाब से सोच सकता है हमारे ऑर्डर्स के मानने के अलावा भी। और यही वो सबसे बड़ी चीज है जिसकी बुनियाद पे हम आपसे इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये आर्मर बिल्कुल सेफ है और इस तरह और ये आर्मर आपका दूसरे आर्मर्स की तरह जंग के अंदर भटकेगा नहीं और ना ही अगर ये दुश्मनों के हाथ लग गया तो वो उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करें ताकि आप बिलियंस लोगों को बचा सकें। रियल 4G डिफेंस मींस वॉल्यूम एंड इंटेलिजेंस। डेट्रॉइट स्टील ये दोनों की दोनों चीजें ऑफर करता है। मैन और मशीन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, जो कि इससे पहले शायद कभी ऐसा आपको देखने में नहीं मिला होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से वो बताती है साशा कि हैमर इंटरनेशनल ने जो है सबकी तैयारी शुरू कर दी है आज से ही। हम जो है डेट्रॉइट स्टील की बॉडीज को कस्टम डिजाइन कर रहे हैं और जिस तरह जिसकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको उस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा अलग अलग मॉडल्स मौजूद है, जैसे आर्टिक मैश, हाई वेलोसिटी, हाई कैजुअलिटी मॉडल्स, मोबाइल मॉडल्स और अर्बन इनकाउंटर्स मॉडल। और वहीं से मिसेस हैमर बोलती है कि इस अर्थ के ऊपर ऐसी कोई बैटलफील्ड नहीं होगी जहां पे हमारा डेट्रॉइट स्टील जाए और वहां पे जच ना रहा हो। हमने हर एक कॉर्पोरेट लोगोस वगैरह को सबको तैयार कर दिया है, जो हम ब्रांडिंग आप बोलेंगे उसके हिसाब से हम इस पूरे के पूरे डेट्रॉइट स्टील को ब्रांड भी कर देंगे। तो वहीं से हम देखते हैं कि दूसरे जर्नल्स वगैरह बोलते हैं कि सच में आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी, आई एम श्योर, लेकिन क्या आपने ये सारी की सारी खबर सुनी नहीं कि टोनी स्टार्क वापसी लौट कर आ चुका है? तो इसका मतलब ये है कि अब हमें इन सारी की सारी चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब टोनी आ गया है तो वही हमारी मिलिट्री को दोबारा से संभालेगा। तो इसी तरह हम लोग यहाँ से ब्रॉक्सटोन ओक्लाहोमा के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहां पर टोनी स्टार्क बैठ के हमें दर्जनों पेपर्स को पढ़ रहा होता है और पेपर आके बोलती है, टोनी क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तो टोनी कहता है कि मैं सोच रहा हूँ पैप, जरा 1 मिनट मुझे दोगी? टोनी से पेपर बोलती है, अच्छा तो तुम किस बारे में सोच रहे हो? क्या तुम्हें शावर ले लेना चाहिए, या तुम्हें शायद कुछ घंटे सो जाना चाहिए, या फिर मिसेस सुनर को इतना तंग नहीं करना चाहिए और उनकी थोड़ी सी मदद कर देनी चाहिए, या फिर? तो टोनी बोलता है कि 10 सूट, मैं यहाँ पे सिर्फ सूट के बारे में सोच रहा हूँ और किसी चीज के बारे में नहीं। मेरे ख्याल से अब मुझे समझ में आ गया कि आयरन मैन अब क्या बनने वाला है, तो बताओ कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। तो पेपर बोलती है कि ऑप्शंस तुम किस तरीके से पूछ रहे हो प्रिसाइजली, क्या तुम जानना चाहते हो? तो टोनी बोलता है कि देखो मैं इस वक्त ये जानना चाहता हूँ कि स्टार्क इंडस्ट्रीज इस वक्त किस स्टेट के अंदर है, कौन कौन सी फैसिलिटीज इस वक्त हमारे पास बची हुई हैं, कौन कौन से इदारे हमने खो दिए हैं और इस वक्त कंपनी कितने बुरे हाल के अंदर है। पेपर बताओ कि आखिरकार तुमने मेरी कंपनी के साथ किया है। तो पेपर बोलती है कि नहीं, ये नहीं है, मतलब अब वो तुम्हारी कंपनी नहीं है, अब उससे कुछ ज्यादा ही बन चुकी है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से अगले पल जो है बेसिकली मारिया हिल और यहाँ पे हम जो है वॉर मशीन के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि अपनी सारी की सारी मिलिट्री कैंप के अंदर ट्रेनिंग्स वगैरह को कर ही रहे होते हैं। और मारिया हिल यहाँ पे बेसिकली टोनी के हालात को पूछ रही होती है कि किस तरीके से उसको दिमाग के अंदर अब चीजें याद आना शुरू हुई हैं कि नहीं हुई हैं और किस तरह से वो अपना सारा का सारा बिहेवियर कर रहा है। तो वहीं पे वॉर मशीन बताता है कि वो जो है बिल्कुल एक अलग ही इंसान लग रहा है, मतलब वो उसका एटीट्यूड, उसकी बात करने का स्टाइल, वो तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन उसकी जो मेमोरीज उसके पास मौजूद नहीं है, उसकी वजह से वो हम लोगों से उस तरीके से बात नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से वो पहले कभी किया करता था। लेकिन आई एम श्योर क्योंकि वो टोनी स्टार्क है तो उस सबको जल्द से जल्द फिगर आउट करने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेगा। खैर तुम मुझे ये बताओ कि टोनी स्टार्क की तुमने बात बहुत ही कर ली कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नया है जो मैं सुन के खुश हूँ। तो वहीं से मारिया हिल बोलती है कि वो चाहते हैं कि मैं उनके न्यू एवेंजर्स का पार्ट बनूं और उनके ऊपर नजर रखने का काम करूं, और वो चाहते हैं कि इस पूरी की पूरी टीम के अंदर ट्रांजिशन मेरी जो है बहुत अच्छे तरीके से की जाए। अब दोबारा से गुड गाइस सारा का सारा शो चला रहे हैं रोड्स, तो मेरे हिसाब से इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हूँ, मैं इस वक्त किसी इदारे के लिए इस वक्त कैद नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता सच में कि मैं कौन से इदारे में जाके काम करूंगी कि कौन से मैं नहीं करूंगी।
हो सकता है कि स्टीव मुझे अपने साथ ही रख ले या फिर मुझे एवेंजर्स का हिस्सा बना दे। इस बारे में अभी कोई कुछ नहीं जानता है और अभी के लिए मैं भी कहीं पे सेटल होना नहीं चाहती हूँ। और इसी तरह देखते हैं कि टोनी स्टार्क बेसिकली यहाँ पे सारी की सारी न्यूज को पढ़ रहा होता है और उसमें लिखा होता है कि इज़ेकियल स्टेन यानी कि स्टेन ओबेडाई स्टेन का जो बेटा है उसने स्टार्क इंडस्ट्रीज की अलग अलग फैसिलिटीज के ऊपर दुनिया भर में अटैक्स करना शुरू कर दिए और उसने जो है स्टार्क की बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज को बर्बाद कर दिया और उसने टेक्नोलॉजी को कुछ चुराने की भी कोशिश करी, जिसके जरिए उसने ब्लैक मार्केट के अंदर उसको भेजने की कोशिश करी। स्टेन के हाथ जब ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी लगी तो उसने ह्यूमन पावर्ड रिपल्सिव वेपन्स को इम्प्रोवाइज करना शुरू करा। उसके पास जो सबसे बड़ा तोहफा मौजूद था वो ये था कि वो बायोलॉजिकल के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा था और उसने अपनी बायोलॉजी को जो है अपग्रेड करना शुरू करा और वॉर को जो है टेक के जरिए लड़ना शुरू करा। और उसने सुसाइड बॉम्बर्स को जो है एक इस तरह जबरदस्त तरीके से जो है सर्जरीज करी, उनके बॉडी के अंदर ही बॉम्ब्स मौजूद थे, उसको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता था, जिसके जरिए हमें ना ही कोई ट्रेल मिल पा रही थी और ना ही कुछ पता चल पा रहा था। उसने जो इसी के जरिए इस्तेमाल करते हुए स्टार्क इंडस्ट्रीज की अलग अलग साइट्स को धमाकों से उड़ा दिया। हमने अपनी पूरी बेस्ट कोशिश करी कि इन सारे के सारे अटैक से बचा जा सके जो कि स्टार्क की मल्टीपल लोकेशंस पे एक साथ हो रहे थे, लेकिन हमारा बेस्ट भी इन सबको रोकने के लिए काफी नहीं था। तो इन सबको रोकने के लिए जब तुम्हें कुछ और समझ में नहीं आ रहा था तो तुमने एक जबरदस्त किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को जो है डेटोनेट कर दिया, जिसकी वजह से उसके साथ साथ तुम्हारी अपनी कंपनी की भी सारी की सारी चीजें जो है वो बर्बाद हो गई। तो हम देखते हैं कि बेसिकली हमें ये एक पुरानी स्टोरी बताई जा रही है आयरन मैन की, जब ये डार्क रेन से पहले का एक पूरा इवेंट था जब ओबेडाई स्टेन के बेटे इज़ेकियल ने स्टार्क इंडस्ट्रीज को चुरा के उसके सब कुछ बर्बाद करने के ऊपर लग गया था। तो एक तरह से देखा जाए तो इन शॉर्ट यहाँ पे स्टार्क इंडस्ट्रीज अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और वहीं से टोनी बोलता है कि स्टेन ने हमारी सारी की सारी रिसर्च, डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग हब्स सब कुछ हमसे छीन लिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज जो इस वक्त एक कॉफी का कप भी नहीं बना सकती है। तो वहीं से पेपर बोलती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक समझे, लेकिन इसके अंदर एक और चीज है जो तुम्हें नहीं पता है। जब आखिरी बार हम लोग मिले थे तो तुम जो हो बेसिकली सीईओ की गद्दी से नीचे उतर गए थे और उसकी जगह तुमने मुझे दे दिया था और उस वक्त हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे थे, तो इसलिए मैंने तकरीबन हर एक चीज को बेच दिया था। लेकिन अभी भी हमारे पास एक हेलीकॉप्टर मौजूद है, कुछ लैपटॉप्स मौजूद हैं जहां तक मुझे याद है, मगर मोस्टली जो अगर बात की जाए तो स्टार्क इंडस्ट्री जो है वो बस अब पेपर के ऊपर ही एग्जिस्ट करने वाली एक एंटिटी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा वर्स्ट जॉब थी जिसको मैंने बहुत बुरी तरीके से परफॉर्म करा। तो टोनी स्टार्क बोलता है कि वेल ये बात तो मानना ही पड़ेगा कि तुम इसके अंदर काफी टेरिबल निकली। और वहीं से पेपर बोलती है कि आप तो बॉस इस पूरी की पूरी कंपनी के अंदर मौजूद भी नहीं थे, आप एक लंबे टाइम से एब्सेंट थे और अब जैसा कि इस कंपनी की मैं आखिरी शेयर होल्डर बची हूं तो मैं चाहती हूं कि आप इस कंपनी को छोड़ के चले जाएं। तो स्टार्क बोलता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो मैं चले आता हूं। तो पेपर बोलती है कि बहुत बढ़िया, तो अब क्या करना है। तो टोनी बोलता है कि मिस पॉट्स मैं आपको हायर करना चाहता हूं अपनी नई कंपनी को चलाने के लिए, मैं अभी आपको उसके लिए सैलरी तो नहीं दे सकता हूं और शायद हो सकता है कि इस पूरी की पूरी जॉब को जब आप एक्सेप्ट करें तो बहुत ज्यादा लोग आपको दोबारा से मारने की कोशिश भी करें। तो पेपर बोलती है कि मुझे कबूल है। टोनी बोलता है कि एक्सेलेंट न्यूज, अब मुझे जो है कुछ दिन न्यूयॉर्क जाना होगा ताकि मैं अपने कुछ काम कर सकूं, मुझे कुछ चीजों की जरूरत है। तो पेपर बोलती है कि अच्छा, और इस पूरी की पूरी ट्रिप का पर्पस क्या है। तो टोनी बोलता है कि रीड रिचर्ड से मुझे बहुत ही जरूरी काम है और जहां तक मेरा अंदाजा है कि वो भी फैंटास्टिक फोर को चला रही हैं और वो न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद हैं। क्या मैंने ठीक कहा? तो मुझे उनके पास जाना होगा क्योंकि उनके पास ही वो सारा का सारा सामान मौजूद है जिसके जरिए मैं अपने लिए एक नया सूट बना सकता हूँ। मीनवाइल तुम जो इन सारी की सारी बातों को फिगर आउट करोगी कि आखिरकार अपने एम्पायर को हमें दोबारा से कैसे खड़ा करना है। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे मिसेस हैमर जो है वो जनरल से बात कर रही होती है, वो जनरल काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और कहते हैं कि तुमने मेरा वक्त बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। डैम इट जस्टिन, मैं तुम्हारे फादर को जानता था, मैं उनकी बहुत इज्जत करता था, तुम्हारे फादर और मैंने मिलकर आपस में एक साथ बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, लेकिन तुम ये सब जो कर रही हो ये मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तुम्हारी पूरी की पूरी स्कीम एक बहुत ही रिडिकुलस स्कीम है और कुछ भी नहीं। और जिस फील्ड के अंदर तुम घुसने की कोशिश कर रही हो, जिसमें तुम माहिर बनने की कोशिश कर रही हो, उस फील्ड के अंदर पहले से एक ऐसा आदमी मौजूद है जो कि दुनिया भर में मशहूर है, जो कि बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है और इस पूरे के पूरे बिजनेस को वो एक अलग ही नजरिए से देखता है। फॉर जनरेशंस वो ये करते हुए आ रहा है। लेकिन इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली वो मिसेस हैमर्स को समझाने की कोशिश करती है जनरल को कि वो जो है उनको एक ऑफर दिया जाए, उनको एक मौका दिया जाए ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके कि उनकी टेक्नोलॉजी कितनी अलग है और वो क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन जनरल बताते हैं कि इस वक्त तो मैं रॉक्सॉन के साथ बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को इस तरह के बिजनेस के मामले में पढ़ना चाहिए मिसेस हैमर, और मुझे ये कहते हुए बहुत ही अफसोस होगा, लेकिन तुम्हें इस तरह की जंगों को मुझे और टोनी स्टार्क के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हम लोग इसको आराम से हैंडल कर लेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो वहां से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वहां पे वो लोग दोनों गाड़ी में आके बैठती हैं। तो वहां पे उनसे एक आदमी पूछता है कि वेल बताओ कि सब कुछ कैसा रहा। तो जस्टिन बोलती है कि बहुत ही बुरी तरीके से। तो वो पूछता है कि रियली, और अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली वहां पे साशा और जस्टिन दोनों के दोनों हंसना शुरू हो जाते हैं। तो वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार तुम लोग कितनी बुरी तरीके से बेइज्जती हो गई है तो उसके अंदर इतनी हंसने वाली क्या बात है। लेकिन वहीं से बोलता है कि देखो मैंने तुम लोग का साथ देना इसलिए नहीं शुरू किया था कि तुम लोग मेरा नाम को इस्तेमाल करके मेरी बेइज्जती करवाते रहो, जो मेरी रेपुटेशन है तुम उसको बर्बाद कर दो। मैं यहाँ पे हंसने और मजाक मस्ती के लिए नहीं आया हूँ, तो बताओ मुझे आखिरकार तुम लोग हंस क्यों रहे हो, अब बस भी करो।
और अगले वाले हम देखते हैं कि वो अपनी सीना खोल के दिखाता और कहता है कि मुझे तुम लोगों को अपने ऊपर ऑपरेट करने ही नहीं देना चाहिए, तो उस बेसमेंट के अंदर तुम लोगों ने मुझे एक मॉन्स्टर के अंदर बदल दिया है। तो इसे साशा बोलती है कि फॉर द लव ऑफ जॉनसन जरा काम डाउन हो जाओ, मेरे ख्याल से तुम्हें एक ड्रिंक पीनी चाहिए। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली ये वही पायलट है जो कि कुछ देर पहले उस आर्मर को पायलट कर रहा था, और हम देख रहे हैं कि उसकी कितनी खतरनाक तरीके से एक सर्जरी करी गई है और उसके जरिए ही वो डेट्रॉइड स्टील को चला पाता है। और इसे साशा बोलती है कि ये बहुत परफेक्ट है, मतलब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। हम लोग ने सब कुछ वो कर दिखाया जो कि हमने करने के बारे में सोचा था, अब सब कुछ वैसा ही चल रहा है जो कि जैसा चलना चाहिए था। अब हमें बस इंतजार करना है कि स्टार्क कब स्टार्क वाली हरकत करेगा। और इसी तरह हम यहाँ से अगले पल बैक्स्टर बिल्डिंग न्यूयॉर्क के अंदर शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि बेसिकली टोनी स्टार्क यहाँ पे रीड रिचर्ड से मिलने के लिए आए होते हैं और वो उनकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कुछ उधार लेते हुए बेसिकली अपने लिए एक नया सूट बना रहे होते हैं। और रीड रिचर्ड टोनी से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ पे बेसिकली स्टार्क उसको पूरी की पूरी कहानी बताता है कि किस तरीके से उसने अपने दिमाग को एक तरह की हार्ड ड्राइव के अंदर बदल दिया था, जिसके अंदर वो डेटा डाल सकता था, निकाल सकता था, डिलीट कर सकता था। लेकिन जब उसने आखिरी बार अपने दिमाग का जो बैकअप बनाया था वो तब बनाया था जब उसने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं किया था, खासकर एक्सट्रीमिस्ट वाली टेक्नोलॉजी को, और इसलिए वो बहुत ज्यादा चीजों में पीछे रह गया है। मतलब जिसके दिमाग में जो इस वक्त सारी की सारी मेमोरीज है वो उस बैकअप की है जो कि उसने आखिरी बार बनाया था, जो कि काफी टाइम पहले हुआ था। और इसी वजह से टोनी स्टार्क को काफी इवेंट्स याद नहीं है, जिस तरह के सीक्रेट इन्वेजन का हो गया, सिविल वॉर का हो गया, और इस तरह के कई बड़े बड़े इवेंट्स टोनी स्टार्क को याद नहीं है। तो इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम जैसा इतना मास्टर माइंड और जीनियस इंसान इस तरह की छोटी गलती कैसे कर सकता है। मतलब तुम आखिरकार एक अपनी दिमाग का बैकअप क्यों नहीं बना के रखा जब तुम्हें पता था कि एक ऐसा दिन आ सकता है। तो टोनी बोलता है कि रीड, मैं समझता हूँ मैंने गलती करी है, आई स्क्रूड अप, मैं समझता हूँ कि ये गलती एक बच्चों वाली गलती थी जो कि मुझसे कभी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब इसको बदलने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है, जो होना था वो हो गया। अब मैं इस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और उन सबको ठीक कर ही लूंगा। और मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से सारी चीजों को याद करूंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं सब कुछ कर ही लूंगा। मैं जानता हूँ कि ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें जो कि इंसान से नहीं हो पाती हैं, मतलब रोजाना अपने डेटा का बैकअप करना ये हर किसी के लिए आसान बात नहीं है, किसी से मदद मांगना ये आसान बात नहीं है, और ना ही किसी को अपनी गलती के ऊपर सॉरी कहना ये भी एक आसान काम नहीं है। तो वैसे रीड रिचर्ड बोलते हैं कि वेल, जो होना था वो तो हो गया, तो आप बताओ कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो वैसे टोनी स्टार्क बताता है कि जरा इसकी तरफ देखो, जो तुम इस वक्त पूरी की पूरी चीज देख रहे हो उसके जरिए जो मेरे सीने में के अंदर रिपल्सर टैग लगी हुई है, ये बैटरी, ये एक बैटरी जो मेरे दिल की तरह काम कर रही है। मतलब यही पूरी की पूरी रिपल्सर टैग ग्रिग जो है ये मेरे लिए एक दिल का काम करती है, ये मुझे सारी की सारी एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसके अंदर एक तरह की प्रोग्रामिंग हुई है जिसके जरिए मेरी बॉडी वो चीजें कर पाती है जो वो करती है। जिस तरह से पहले मेरा दिमाग चला करता था, अब मेरा आधा दिमाग जो है वो इस रिपल्सर टेक्नोलॉजी के अंदर मौजूद है जिसको प्रोग्राम किया गया है। देखो, हमने गोश्त खाना तब शुरू करा जब हमें प्रोटीन की जरूरत थी, और हमें प्रोटीन की जरूरत इसलिए थी ताकि हम ज्यादा सो सकें, और हमने जब ज्यादा सोचा तो तभी जाके हमें प्रोटीन के बारे में पता चला। तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने एक तरह से मैन मेड स्टार को अपने सीने के अंदर पहना हुआ है, जो कि मुझे वो अनलिमिटेड एनर्जी देता रहता है जिसकी मुझे जरूरत होती है, और इसीलिए मैं जितना चाहूँ सोच सकता हूँ। और क्या तुम इस वक्त गैस कर सकते हो कि आखिरकार ये पूरे का पूरी छोटी सी डिवाइस मेरे सीने के अंदर इस वक्त कितनी एनर्जी को पंप कर रहा है। तो वहीं से रीड रिचर्ड एकदम सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि ओ माई गॉड। तो टोनी बोलता है कि बिल्कुल आप ठीक समझे। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम जो ये नया सूट बना रहे हो ये सारी के सारी इंटेलेक्ट का एडवांटेज उठाएगा, और ना ही सिर्फ तुम्हारे माइंड के ऊपर जो है हावी होगा बल्कि तुम्हारी बॉडी को भी अच्छे तरीके से अपग्रेड कर देगा। मतलब तुम यहाँ पे सिर्फ अपग्रेड जो है वो एक्सट्रीमिस्ट टैग को नहीं कर रहे हो बल्कि साथ साथ स्टार्क को भी अपग्रेड कर रहे हो। तो टोनी बोलता है कि नहीं, ये तो वो होगा जो तुम अब आगे देखने वाले हो। और इसी तरह हम अगले बार यहाँ से ओक्लाहोमा सिटी के अंदर दोबारा से शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कुछ अलग अलग मिनिस्टर्स को जो है यहाँ पे बुलाया गया है, सारे के सारे जनरल्स को, और पेपर पॉट्स इनकी मीटिंग को अटेंड कर रखी है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि यहाँ पे पेपर पॉट्स ने एक मीटिंग को अरेंज करा है जो कि वो नई कंपनी बना रही है स्टार्क के साथ मिलके, और वो गवर्नमेंट से पहले सबसे जाके बात कर रही है अपने आर्मर्स के लिए। लेकिन इसी तरह देखते हैं कि जब यहाँ पे पेपर उनको बोलती है आप कुछ टाइम यहाँ पे इंतजार कीजिए, टोनी स्टार्क आपको खुद जो है यहाँ पे मिलने के लिए आएगा और आपसे बातें करेगा। और अगले बार देखते हैं कि वहां पे एक जोरदार तेज हवा चलती है। तो सारे के सारे लोग बोलते हैं क्या यहाँ पे कोई धमाका वमाका हुआ है, क्या ये सोनिक बूम था। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वहां पे कोई और नहीं बल्कि टोनी स्टार्क जो अचानक कमरे के अंदर आ जाता है। तो पेपर बोलती है कि मिस्टर स्टार्क। तो टोनी बोलता है कि हाँ मिस पॉट्स, मुझे माफ करना कि मुझे देर हो गई। तो पेपर बोलती है कि तुम टोनी आखिरकार न्यूयॉर्क से इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गए। तो टोनी बोलता है कि मैं उड़कर आया। तो पेपर उसको देख के समझ जाती है कि टोनी ने अपना शायद नया आर्मर बना ही लिया है। और टोनी बोलता है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी और इंतजार नहीं करवाना चाहता हूँ, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्टार्क एज अ कॉर्पोरेशन जो है हमेशा से मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स को ही लेती रही है और अपने मिलिट्री की एक फाइनेंशियल बैकबोन के जरिए हमें नजर आई है। रिगार्डलेस हम जिन गाड़ियों के अंदर ट्रैवल करते हैं वो उन्हीं पेट्रोल के ऊपर चल रही होती है जो कि हमने उन पैसों से कमाया जिसके जरिए हमने जंग करी है। ये मेरे डैड के तरीके हुआ करते थे और ये मेरे भी तरीके हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।
मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है ऑनेस्टली। अब मैं यहाँ पे दोबारा से सब कुछ रीबिल्ड करने वाला हूँ। मैं अब चीज़ों को जब रीबिल्ड कर रहा हूँ तो मैं उस तरीके से नहीं करना चाहता हूँ जिस तरीके से वो पहले हुआ करती थी। अब मैं एक ऐसी कंपनी नहीं बनाना चाहता हूँ जो कि सिर्फ मिलिट्री या सिक्योरिटी के लिए काम करे, बल्कि मैं अपने लोगों को, अपनी कंपनी को इस तरह से बनाना चाहता हूँ जो कि इससे बाहर का कुछ सोचे। तो मुझे आप लोग प्लीज माफ कीजिएगा। मैं इस बात को रियलाइज कर रहा हूँ कि आप लोग इस वक्त स्टॉक इंडस्ट्रीज के ऊपर कितने ज्यादा विश्वास रखते हैं। मैं जानता हूँ कि आप मिलिट्री के अंदर मेरी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं और वहां पे एक बहुत ही बड़ी खाली जगह है जिसको आप पूर्ण करना चाहते हैं। लेकिन वैसे वो जनरल बोलते हैं कि डैम्ड स्टॉक, तुम्हारी इन सारी बातों का मकसद क्या है? क्या तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो? तो स्टॉक बोलता है कि जनरल प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिए। कर्नल रोड जो हैं उनके पास अभी भी वॉर मशीन आर्मर मौजूद है और वो जब तक चाहें गवर्नमेंट को जो है सर्व करेंगे और सिक्योरिटी का काम करते रहेंगे जब तक वो पेंटागन के अंदर मौजूद हैं। और वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी मैंने गवर्नमेंट को एक लोन की तरह दी थी जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, वो जब तक चाहें इसको रख सकते हैं। तो जनरल बोलते हैं कि स्टॉक तुम ये क्या बातें कर रहे हो? स्टॉक इतने सालों से तुम्हारा सिर्फ एक ही मतलब हुआ करता था कि तुम्हें इनोवेशंस करनी है वॉरफेयर के अंदर। हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारी औरतें घर में सेफ रह पाती हैं वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम दिमाग में अपने फिगर आउट करते हो चीजों को कि तुम्हें जंग के अंदर किस तरीके से बेहतर बनना है और हमें हमेशा दूसरों से ऊपर रहना है। और अगर तुम अचानक यहाँ पे आज रुकने की बात कर रहे हो और ये हमसे कह रहे हो कि तुम अब हमारी मिलिट्री के अंदर कोई मदद नहीं करोगे, तो एक तरह से देखा जाए तो तुम हमसे गद्दारी करने की बात कर रहे हो क्योंकि तुम इस कंट्री की सेफ्टी और फ्रीडम के ऊपर जो निशान बन रहे हो। तो बताओ आखिरकार स्टॉक कि तुम किसकी साइड हो? क्या हमारी साइड हो या हमारे खिलाफ हो? तो टोनी बोलता है कि जनरल इस वक्त मैं सिर्फ अपनी साइड के ऊपर ही हूँ और आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आराम से जाइएगा और सेफली ड्राइव कीजिएगा। और ये देख के हम देखते हैं कि पेपर एकदम डर जाती है कि ये क्या बोल रहा है और जनरल को वहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं तुम्हारी लड़की ने ऑलरेडी यहाँ पे सारी की सारी बातें बता दी हैं कि तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो चुकी है, तुम्हारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं और तुम यहाँ पे जो भी करने की कोशिश कर रहे हो तुम सिर्फ ब्लफ कर रहे हो। हम इस बात को जानते हैं कि तुम्हारे पास 1 रुपया भी मौजूद नहीं है और अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी स्टॉक, जिस तरह तुम हमेशा हमारी मदद करते हुए आए हो। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। तो इसलिए मेरा सवाल तुमसे ये है टोनी स्टार्क कि तुम किसकी साइड पे जाना चाहोगे? और जिस किसी की भी साइड पे तुम जाओ तो बहुत सोच समझ के जाना, वरना वहां से तुम्हारा वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। और इसी तरह देखते हैं कि जनरल यहाँ से काफी ज्यादा गुस्से में टोनी स्टार्क को छोड़ के चले आते हैं और टोनी बोलता है क्या तुमने उनको सच में बता दिया कि हमारी हालत कंगाल हुई है? और इसी तरह हम लोग यहाँ से बेसिकली जो है एक और वर्जीनिया के अंदर जगह पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पे कुछ जबरदस्त किस्म के हाईटेक रोबोट्स की जो है वो बोली लग रही होती है और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये उस हैमर एजेंसी के रोबोट है जो कि नॉर्मन ऑसमन चलाया करता था और अब इनको क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है कन्फिस्केट कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, तो इनकी ऑक्शन की जा रही है। और वो यहाँ पे बेसिकली जब बोली शुरू ही करने वाले होते हैं तो अचानक एक आदमी वहां पे आता है, उसके कान में आके कुछ बोलता है और वो आदमी बोलता है कि फॉक्स आई एम सॉरी, लेकिन इस ऑक्शन को आज के लिए कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि लगता है कि सारे के सारे रोबोट्स को पहले किसी ने बहुत बड़ी दाम में खरीद लिया है। आप लोग का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए। और हम देखते हैं कि इन सारे के सारे रोबोट्स को किसी और ने नहीं बल्कि मिसेस हैमर ने आके खरीद लिया है और उसके लिए उन्होंने बहुत ही बड़ी रकम दी है। तो वहीं से वो बोलता है आदमी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वाकई में आपने इतनी बड़ी कीमत देके इन सारे के सारे आर्मर्स को क्यों खरीद लिया, और वैसे इस तरह के काम हर आदमी करता भी नहीं है। तो वो कहती है कि ये सुन के तो मुझे काफी खुशी हुई, वैसे ये आर्मर्स काफी अच्छी कंडीशन में दिख रहे हैं। चलो मैं तुमसे एक बात और कहती हूँ, अगर तुम इस हैमर लोगों के बीच में से सारे डॉट्स को मिटा दो तो मैं तुम्हें 1 बिलियन और देने के लिए तैयार हूँ एक्स्ट्रा। और इसी तरह देखते हैं कि दोबारा टोनी स्टार्क ब्रॉक्सन ओक्लाहोमा के अंदर आता है जहाँ पे सारे के सारे लोग जो अपने घर वगैरह को बनाने में लगे होते हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले सीज का इवेंट होता और सब कुछ बर्बाद हो गया था। कहती देर में देखते हैं कि जब टोनी यहाँ पे घूम रहा होता है, लोगों की मदद वगैरह कर रहा होता है, तो वहीं पे थॉर आता है और कहता है स्टार्क क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे टोनी स्टार्क और थॉर के बीच कुछ अच्छी बातें होती हैं क्योंकि जहां तक आपको याद होगा कि जब थॉर वापसी लौट कर आया था अर्थ के ऊपर, जब टोनी स्टार्क यहाँ पे मौजूद था तो उन दोनों के बीच एक थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था और थॉर ने टोनी स्टार्क को बहुत बुरी तरीके से फेल भी दिया था क्योंकि जब थॉर यहाँ पे मौजूद नहीं था तो सिविल वॉर के इवेंट के अंदर उसने थॉर के बाल का इस्तेमाल करके एक क्लोन को बनाया था रैग्नारॉक और उसके जरिए उसने बहुत ज्यादा मासूम लोगों की जान ले ली थी। लेकिन अब देख रहे हैं कि जैसा कि सीज का इवेंट हो चुका है खत्म और हीरोइक एज शुरू हो चुकी है, तो थॉर भी यहाँ से टोनी से सॉरी वगैरह करने के लिए आया है और वो लोग आपस में एक दूसरे से दोस्ती कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से टोनी स्टार्क बेसिकली उसको अपनी सारी की सारी हालात बताता है कि इस वक्त उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, उसके पास एक ऑफिस भी नहीं है और जो पहले इतना ज्यादा वो अमीर हुआ करता था अब ऐसा उसके पास कुछ भी मौजूद नहीं है। तो वहीं से थॉर बोलता है कि देखो अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा एक दोस्त की तरह साथ दूं, तुम जितना चाहो पैसा वो एसगार्ड की ट्रेजरी में से आके ले सकते हो, जिस किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत है तुम आके ले लो, मुझे उन सबकी कोई जरूरत नहीं है। तो टोनी बोलता है कि तुम क्या करना चाहते हो जरा दोबारा बताओगे? तो वहीं से थॉर बोलता है कि हमारे सारे के सारे ट्रेजर रूम्स वो बहुत जबरदस्त तरीके से भरे हुए हैं जहाँ पे कीमती पत्थर, बहुत जबरदस्त तरह का गोल्ड वगैरह ये सब कुछ मौजूद है जो कि वहाँ पे पड़ा हुई है, जो कि काफी साल जब हम जंगे किया करते थे बहुत पहले जमाने के अंदर तो हमने वो वहां से हासिल किया था। लेकिन अब जैसा कि हम अर्थ के ऊपर आ चुके तो अब हमें उन सारी की सारी चीजों की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, तो तुम जाओ हमारी ट्रेजरीज के अंदर, तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत है तुम ले लो और अपने एम्पायर को दोबारा से खड़ा कर लो।
तो टोनी बोलता है कि अच्छा इन बातों को जाने दो, अभी तुम कुछ देर पहले क्या बोल रहे थे कि अभी तक हमारा बिजनेस खत्म नहीं हुआ है, हम लोग को अभी एक साथ आगे बहुत चलना है। तो थॉर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसा ही कहा कि अभी हमें एक लंबा सफर तय करना है और ये मेरा पहला स्टेप है उस सफर को आगे ले जाने के लिए। इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर बेसिकली अपना हाथ आगे करता है और टोनी उससे अपना हाथ मिलाता है और बोलता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन नहीं, हम सब ने यहाँ पे इस पूरे के पूरे शहर के अंदर कुछ ना कुछ खोया है और हम सबको ही कुछ ना कुछ रीबिल्ड करना है और मैं नहीं चाहता कि मैं उन सारे के सारे फॉर्च्यून को जो तुम मुझे दो उसके जरिए मैं अपने एम्पायर को दोबारा से खड़ा कर लूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने एक चैलेंज मौजूद है और उस चैलेंज को मुझे अकेले ही सॉल्व करना होगा। और उसी तरह देखते हैं कि टोनी स्टार्क यहाँ पे कुछ और लोगों को दोबारा से जमा करता है और अपनी एक प्रेजेंटेशन देते हुए बोलता है कि मैंने इस बात को डिसाइड कर लिया कि अब मैं वेपन के बिजनेस से बिल्कुल बाहर होने वाला हूँ। स्टार्क रिजिलियंट, यही मेरी नई कंपनी होने वाली है और इस नया कंपनी के अंदर एक नई इक्वेशन होने वाली है। रेदर देन ब्लोइंग अप द थिंग्स, आज एक नया दिन है और आज इस नए दिन के अंदर हम एक नई चीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं और यहाँ पे जो हमारा सारा का सारा फोकस होगा वो हमारे टाइम के ऊपर होगा, जो कि बिल्कुल भी हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है। और जैसा कि मुझे पूरा यकीन है कि पेपर पॉड्स ने यहाँ पे तकरीबन हर एक आदमी को इस बारे में बता ही दिया होगा कि हम लोग कंगाल हो चुके हैं, लेकिन एक चीज के अंदर हम लोग काफी ज्यादा अमीर हैं, जो कि है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। जैसा कि ये जो तुम इस वक्त देख रहे हो ये एक अलग ही किस्म की टेक्नोलॉजी है जो कि इससे पहले किसी ने इस अर्थ के ऊपर नहीं बनाई है। ये मेरा अपना रिपर्सल टेक्नोलॉजी है और जो तुम इस वक्त देख रहे हो ये एक बहुत ही ज्यादा ग्रैंड पावर सोर्स है। ये एक ऐसी बैटरी है जिसको मैंने वेपनाइज किया हुआ है। आरटी यानी कि रिपल्सल टेक जो है वो मेरा ग्रेटेस्ट सीक्रेट था। इसके जरिए मैंने वो काम अंजाम दिए हैं जिसको दुनिया जो है आयरन मैन के नाम से जानती है, लेकिन अब से ऐसा नहीं होने वाला है। और इसी वजह से मैंने आज आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जो कि इस वर्ल्ड के अंदर जबरदस्त किस्म की मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं। आप में से बहुत ज्यादा लोग जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर हैं, अप्लायंसेस के अंदर है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हैं, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से एक ब्रांड को फैब्रिकेट करना है, क्योंकि आप लोग उन चीजों को क्रिएट करते हैं जिनको हम प्लग इन करते हैं, जिनको हम टर्न ऑन करते हैं या उनको फिलअप करके दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप लोग उन चीजों को बनाते हैं जो कि पावर्स के ऊपर चलती हैं। और ये मेरी बॉडी, और इस वक्त जो आरटी मेरे सीने के अंदर लगा हुआ है, ये मेरी बॉडी को इन्फिनाइट पावर दे रही है। और जैसा कि ये खुद से रिचार्ज हो सकती है तो उसका मतलब है कि इसके फेल होने के चांसेस है नहीं। हो सकता है कि मेरी बॉडी के जो ऑर्गेनिक पार्ट्स है वो खत्म हो जाए, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। लोगों ने जो है मुझे जान से मारने की कोशिश करी सिर्फ इसीलिए ताकि वो इस चीज के ऊपर अपने हाथों को जमा सकें, और लोग रोजाना मर रहे हैं इस चीज को रेप्लिकेट करने के लिए कि वो आखिरकार इसको क्यों नहीं बना पा रहे हैं। लोगों ने इस पूरे की पूरी चीज को पाने के लिए, इसको हासिल करने के लिए, इसको चुराने के लिए मेरे साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करी है। उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी कंपनी को खत्म कर दिया, लेकिन मैंने हमेशा इसको गार्ड किया है और इसके लिए हमेशा लड़ा हूं, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो इसे मारिया हिल और पेपर पॉट्स आपस में डिस्कशन कर रही होती हैं कि आखिरकार ये यहाँ पे करने का क्या सोच रहा है, क्या तुम्हें कुछ पता है? तो पेपर बोलती कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि ये क्या सोच कर आया है। टोनी स्टार्क बोलता है कि तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि क्यों ना हम उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो कि सिर्फ पहले मेरी हुआ करती थी, मैं उसको सबके साथ बांटना शुरू कर दूं। क्यों ना हम इस पूरे की पूरी चीज को जिसको वेपनाइज किया जा सकता है उसको अच्छे कामों में लेना शुरू कर दें। मैं सोच रहा था कि ये दुनिया कैसी लगेगी कि उस दुनिया के अंदर हर एक चीज जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वो रिपर्सल टेक्नोलॉजी के ऊपर चले, हमारे घरों के अंदर, हमारी सड़कों के ऊपर, हमारे स्कूल्स के अंदर, या फिर हर कहीं। मैं आज से जो ऑफर दे रहा हूँ ये दे रहा हूँ कि आप जो है बेसिकली रिपर्सल टेक्नोलॉजी को मुझसे लाइसेंस कर सकते हैं अगले 30 सालों के लिए, और आप इसको बिल्कुल फ्रीली ऑपरेट कर सकते हैं अपने फॉसिल फ्यूल की तरह। आप इसकी पावर को जितना चाहें स्केल कर सकते हैं, आप इसके साथ जो चाहें कर सकते हैं, इसको जिस डिवाइस में लगाना चाहें, इससे जो बनाना चाहें, और इस सब के जरिए पूरी की पूरी दुनिया वो सिर्फ आपके होके रह जाएगी। और ये सिर्फ किसी एक के पास नहीं बल्कि इस पूरी की पूरी दुनिया में हर किसी के पास हो सकती है। और अगर आप मुझसे लाइसेंस नहीं लेते, इस चीज का रिपर्सल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो अगले 30 सालों के अंदर मैं और जो मेरे साथी होंगे वो इस पूरे के पूरे कंपटीशन को खत्म कर चुके होंगे और आप लोगों को बिजनेस से बाहर निकाल चुके होंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप लोगों को बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि आप 1080p की दुनिया के अंदर जो है पुरानी टेप्स को देख रहे हैं, क्योंकि अब अगली जो टेक्नोलॉजी होने वाली वो रिपर्सल टेक्नोलॉजी होने वाली है। आज जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक पैराडाइम शिफ्ट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्यूचर की जो फ्री एनर्जी है वो आपके सामने मौजूद है। ये वो ग्राउंड है जहां पे आज आप लोग को कदम मेरे साथ मिलाने हैं। स्टार्क रिजिलिएंट जो है वो पूरी की पूरी दुनिया को एक फ्री एनर्जी देने वाली है, लेकिन तुम लोगों को उस फ्री एनर्जी को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे पैसे तो देने ही होंगे। काम ऑन, अब ऐसा कुछ इंसेन करते हैं और इस पूरी की पूरी दुनिया को बचा लेते हैं ना। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली टोनी स्टार्क ने दुनिया के सामने यहाँ पे ये बात को अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी रिपर्सल टेक्नोलॉजी, जो कि इसके सीने के अंदर जबरदस्त किस्म का एक टैग लगा हुआ है जिसके जरिए वो अपने आयरन मैन सूट को चलाता है, अपने दिमाग को कंप्यूटर से ज्यादा तेज चला पाता है, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी दुनिया के साथ बांटेगा और उनके साथ बिजनेस करेगा और इसके जरिए ही वो पैसे कमाएगा। तो ये देख के पेपर बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है? टोनी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? तुमने आखिरकार ये सोच भी कैसे लिया कि तुम एक ऐसे कमरे के अंदर घुसोगे जहां पे वो लोग बैठे हुए हैं और तुम उनको जाके ये धमकी दो कि किस तरीके से तुम इनके बिजनेस को खत्म करने वाले हो? तो इनसे टोनी बोलता है कि उन लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है पॉट्स? तो वो कहती कि मेरा मतलब है कि वो बिलियनियर्स हैं, स्टार्क वो ट्रिलियनियर्स हैं। तो टोनी बोलता है कि देखो पैप, अगर वो हमारे साथ आ जाते हैं, हमारे इस मिशन में हमारा साथ देंगे, तो मैं उनको और भी ज्यादा अमीर बना सकता हूँ।
तो पेपर बोलती है कि मुझे ये लगा था कि तुम दोबारा से स्मार्ट हो गए हो, लेकिन तुम्हारे सारे के सारे डिसीजन को और इन सारी की सारी बातों को सुन के मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम्हें जरा से भी अकल आई है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली पेपर पॉट्स वहां पे हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद करके उसको वहीं छोड़ देती है। तो वहीं पे वो लोग पूछते हैं कि पॉट्स आखिरकार वो घर कैसे आने वाला है। तो पेपर बोलती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे उसकी कोई ख्याल नहीं है अब। और वैसे भी वो तो दुनिया का स्मार्टेस्ट मैन है ना, तो वो घर पे आने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेगा। उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली पेपर पॉट्स यहाँ पे गुस्से में टोनी स्टार्क को छोड़ के चले जाती है कि उसने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी, उसके बारे में किसी को पहले नहीं बताया। तो इसे टोनी बोलता है, ओह ये तो बहुत ही ज्यादा अनकूल है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली टोनी स्टार्क के हाथों के अंदर से एक अजीबोगरीब चीज निकलती है और आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि बेसिकली टोनी स्टार्क ने जो अपना नया आर्मर बनाया है वो बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी वाला आर्मर है, जिसको हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखा था। और हम देखते हैं कि कितने जबरदस्त तरीके से वो आर्मर उसकी चेस्ट के अंदर से निकलता है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है। और टोनी बोलता है, वैसे भी इस बेकार से हेलीकॉप्टर के अंदर जाने का शौक किसको है, क्योंकि मैं हूं आयरन मैन। और इसी तरह हमारे सामने पेश किया गया टोनी स्टार्क का नया आर्मर, जो कि अब से हम इस पूरे के पूरे कॉमिक के अंदर देखने वाले हैं। और इस आर्मर के अंदर क्या क्या खास चीजें हैं उनको हम और ज्यादा गहराई में जानेंगे। लेकिन इसी के बाद हम लोग बेसिकली यहाँ से सीधा पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट होते हैं, मतलब भाई लोग पाकिस्तान आ गया है। तो हम देखते हैं कि मिसेस हैमर जो है वो बेसिकली अपने लोगों के साथ यहाँ पे आई होती हैं और हम देखते हैं कि बेसिकली वो यहाँ पे किसी की कॉल का इंतजार कर रही हैं। और अगली बार हम देखते हैं कि उनके पास सीधा जनरल ब्रूस बेवेज की कॉल आ जाती है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली जैसा कि अब जनरल को जो टोनी स्टार्क ने मना कर दिया कि वो ये सारे के सारे काम नहीं करेगा, वो उनका साथ नहीं देगा मिलिट्री के अंदर, तो वो ये बता रहे हैं उनको कि मैं अब जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे सारे के सारे सूट्स क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसे मिसेस हैमर बोलती हैं कि जनरल, मुझे आपसे दोबारा सुन के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप हमारे पास वापसी आए, लेकिन आई एम अफ्रेड कि मुझे सारी की सारी चीजों को फाइनलाइज करने के लिए आपके पास दोबारा आना पड़ेगा। अच्छा वो आपने बिल्कुल सही टाइम पे कॉल कर ली, क्योंकि मैं बिल्कुल अभी अपने अगले ही क्लाइंट से मिलने के लिए जा ही रही थी। और हम देखते हैं कि बेसिकली मिसेस जस्टिन हैमर जो हैं वो अपने ये सारे के सारे आर्मर्स किसी और को बेचने का नहीं सोच रही थी, बल्कि पाकिस्तान को बेचने के बारे में सोच रही थी। तो टू बी कंटिन्यूड।